डिटेक्टिव हसन एक साउथ एशियन महिला थी जो अपने पिता और छोटे बच्चे के साथ रहती थी। 2023 में ड्यूटी पर रहते हुए उसकी नजर एक गली में छिपे एक टीनेजर पर पड़ी अचती है। उसका नाम सईद ताहिर है। वो अपने सीनियर्स की बात न मानकर उसका पीछा करती है। कुछ ही देर में उसे व्हाइट चैपल के लॉन हार्वेस्ट लेन में एक नग्न लाश मिलती है। वो टीनेजर कहता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा और भाग जाता है। पता चलता है कि उसके शरीर पर गोली का कोई निशान नहीं है और न ही कोई गोली उसके शरीर के आर पार हुई है। डीसीआई जैक बार्बर हसन से सईद की बहन आलिया से मिलकर उसका पता लगाने को कहता है। इस जांच के दौरान उसकी नजर पीले ओवरकोट पहने एक टीनेजर पर पड़ी देखती है। आखिरकार सईद हसन को फोन करता है और उसे एक मॉल में मिलने के लिए कहता है। मॉल में वो उसे बताता है कि वो लाश उसे ही मिलनी थी। जैसे ही वो उसे पुलिस से बचाने की कोशिश करती है, वो खुद को गोली मार लेता है। बाद में हसन को सईद की एक तस्वीर दिखती है जो उससे मिलने से कुछ ही देर पहले की है। वो देखती है कि सईद जिस लड़ियचके से बात कर रहा था, ये वही लड़ियचका है जिसे उसने दूर से खुद को घूरते हुए देखा था। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम इलियास है। 1941 में डीएस कार्ल व्हाइटमैन, जिसे चार्ली वाइजली भी कहते हैं, अपना रोज का काम कर रहा है। अपने सीनियर के ऑर्डर मानने के साथ साथ उसे एक रहस्यमयी औरत के फोन भी आते हैं जो उसे कुछ एक्स्ट्रा काम सौंपती है। इस बार वो उसे एक खास वक्त पर लॉन हार्वेस्ट लेन से एक लाश उठाने के लिए कहती है। वो वहां पहुंचता है और उसे ठीक वही नग्न लाश मिलती है जो हसन को 2023 में मिली थी। उसकी नजर एक भागती हुई लड़की पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन अपने सीनियर के हाथों छुपकर काम करते हुए पकड़ा जाता है। एक अचानक हुए धमाके की वजह से ये ऑफिसर मलबे के नीचे दब जाता है। इस बीच वो नग्न लाश व्हाइटमैन की कार की डिक्की में ही पड़ी रहती है। इसके बाद कैलावे इस केस की जांच के लिए व्हाइटमैन को ही चुनता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे वो नग्न लाश कार की डिक्की में मिली हो। 1890 में डीआई एडमंड हिलिंगहेड का सामना उसी लाश से होता है जिसके हाथ पर एक खरोंच कर बनाया गया निशान है। वो पत्रकार हेनरी ऐश को पुलिस की बदसलूकी से बचाता है जो वहां तस्वीरें खींच रहा था। हिलिंगहेड ऐश की तस्वीरें मांगता है ताकि उसे एक एलिबाई दे सके, लेकिन ऐश हिचकिचाता है क्योंकि तस्वीरों में क्वियर कपल्स की आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। हिलिंगहेड ऐश को अश्लीलता फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। आखिरकार वो बताता है कि उसकी एलिबाई तस्वीरों में मौजूद एक आदमी है जो शादीशुदा है और एक ऑफिसर का बेटा भी है। ऐश तो जेल से बाहर निकल जाता है, लेकिन हिलिंगहेड को लाश की तस्वीर में बैकग्राउंड में छिपे एक आदमी का चेहरा दिखता है। उस चेहरे को देखकर लैब का लैडब्रोक इस जांच में आगे काम करने से मना कर देता है। अब सीधा चलते हैं 2053 में, जहां हम उसी चेहरे को एक दीवार पर प्रोजेक्ट होते हुए देखते हैं। डीसी आइरिस मैपलवुड एक गली में पहुंचती है और उसे वही लाश मिलती है जो बाकी डिटेक्टिव्स को मिली थी। उसे लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन इस बार वो जिंदा निकलता है। 2023 में पुलिस इलियास के घर पहुंचती है ताकि लाश वाले केस से उसके कनेक्शन की जांच कर सके। वहां हसन को इलियास के कमरे में अपने और अपने परिवार की तस्वीरें छिपी हुई मिलती हैं। इलियास के माता पिता इलेन और एंड्रयू मॉर्ले कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इस बीच एक वीडियो फुटेज में हसन इलियास को अपने बार बार आने वाले सपनों के बारे में बात करते हुए देखती है, जहां उसे एक लड़ियचके को मारना पड़ता था, भले ही वो ऐसा नहीं करना चाहता था। एक वैन की लीड के आधार पर हसन को शक होता है कि मॉर्ले परिवार झूठ बोल रहा है। पूछताछ करने पर वे दोनों बस एक वकील का कार्ड दे देते हैं। आखिरकार इलेन इलियास का कोई सुराग ढूंढने के लिए एक खास कैंपसाइट का जिक्र करती है। जैसे ही ऑफिसर वहां से जाते हैं, इलेन और भी बातें बताने लगती है कि कैसे उनकी कही हुई बातें अब सच होने लगी हैं। बात करते करते इलेन पुलिस ऑफिसर्स की जान को खतरा होने का इशारा करती है। फिर वो कुछ और बताने से खुद को रोकने के लिए अपनी जबान काट लेती है। जब तक हसन कैंपसाइट के अंदर मौजूद ऑफिसर्स को अलर्ट कर पाती, एक बम फट जाता है। 2051 में आयरिस की पड़ोसन उसके घर में घुस आती है और उसे अपने साथ ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती है। न्यूज देखते हुए होलोग्राम वाला आदमी एग्जीक्यूटिव के फाउंडर और देश के कमांडर इन चीफ इलियास मैनिक्स के रूप में सामने आता है। बाद में काम पर उसकी सीनियर उसे मर्डर केस की जांच करने से रोक देती है। बेचैन होकर आयरिस अपने भाई एलबी और उसके परिवार से मिलने जाती है, जिससे वो दूर हो चुकी थी। वो लाश के डीएनए पर जानकारी ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। अपनी रिसर्च के मुताबिक एलबी को पता चलता है कि वो आदमी प्रोफेसर गैब्रियल डेफो है, जिसका जन्म 2022 में हुआ था। मैनिक्स ने उसे फिर से चलने में मदद की थी और उसके बाद अपनी जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव के लिए वो उसे पूछती है। उसे मैनिक्स से उसकी शानदार लैब में मिलने के लिए बुलाया जाता है। मर्डर केस की जांच मैनिक्स ने खुद की थी, इसलिए वो उसे यह पता लगाने का काम सौंपता है कि क्या प्रोफेसर डेफो, जो लाश से हूबहू मिलता है, उसका आतंक से कोई लेना देना है। वो 1890 की तस्वीर वाले उस रहस्यमयी आदमी को ढूंढने के लिए बेताब है। कुछ ही देर बाद ऐश अचानक हिलिंगहेड के घर पहुंच जाता है।
शार्लेट को अपने पति और इस पत्रकार के बीच कुछ अजीब सा महसूस होता है। हालांकि हिलिंगहेड उसे घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो कुछ और सबूत पेश करने के लिए ऐश से फिर मिलता है। सबूत के मुताबिक परछाई एक ऐसे आदमी की है जो लंगड़ाकर चलता है, इसीलिए वो छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। 1941 में व्हाइटमैन एक आदमी को गोली मारकर उस नग्न आदमी की मौत का इल्जाम उस पर डाल देता है। फिर वो फोन पर उस औरत को बताता है कि उनकी मुश्किल हल हो गई है, यानी मर्डर का सुराग उस तक नहीं पहुंचेगा। हालांकि कैलावे को शक होने लगता है कि इंस्पेक्टर फैरेल की मौत के पीछे कुछ और भी है। हालांकि व्हाइटमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक छोटी लड़की स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि वो उस हादसे के बारे में कुछ बातें जानती है। उसे डर है कि वो सच बता देगी। 2023 में हसन के साथी इलियास की लोकेशन का पता नहीं लगा पाते, लेकिन धमाके की वजह से वो उनका सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाता है। अपनी जबान काटने से पहले इलन ने हसन के बेटे की जान को खतरा होने का इशारा किया था। इसीलिए हसन परेशान होकर घर लौटती है और अपने बेटे को सुलाती है। फिर एक आवाज उसे दूसरे कमरे में ले जाती है। अचानक उसकी नजर अपने सामने टीनेजर इलियास पर पड़े रहती है। खुशकिस्मती से उसके घर की रखवाली कर रहे ऑफिसर वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि स्टेशन पर इलियास हसन के अलावा किसी से भी जवाब देने या बात करने से मना कर देता है। उसका कहना है कि न तो उसने और न ही सईद ने गली में उस आदमी को मारा था। वो बताता है कि लाश वहीं मिली थी और मॉर्ले को इस बारे में पहले से पता था। इसके अलावा वो कहता है कि हसन इलियास से कुछ भयानक काम करवाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। हसन के मना करने के बावजूद बार्बर उस लड़के को बात करने के लिए एक टेबल के नीचे छिपा हुआ पाता है। वो उसे रोकता है और गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो वापस उसी गली में जाती है जहां लाश मिली थी। एक ईंट पर एक खास निशान बना है और उसके नीचे एक नाम खुदा हुआ है। 1890 में पत्रकार ऐश की मदद से हिलिंगहेड लंगड़ाकर चलने वाले और छड़ी इस्तेमाल करने वाले एक आदमी की गहराई से जांच करता है। वे एक पता ढूंढने के लिए छड़ी बनाने वाले से मिलते हैं और एक आदमी को घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। ऐश शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक सर जूलियन हार्कर को पहचान लेता है। हिलिंगहेड के मुताबिक हार्कर डरावनी सटीकता के साथ शेयर बाजार की कीमतों की भविष्यवाणी करता है। जैसे ही हिलिंगहेड हार्कर के धुंधली रोशनी वाले घर से गुजरता है, हार्कर ऐसा दिखाता है जैसे उसका उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। 1890 में आत्माओं को बुलाते समय हिलिंगहेड का सामना डेफो नाम से होता है और एक कातिल के बारे में पूछे जाने पर उसे चक्कर आने लगते हैं। हार्कर के घर पर नशा दिए जाने का शक होने पर वो ऐश को सब कुछ बता देता है और उसके करीब आ जाता है। 1941 में व्हाइटमैन को चिंता होती है कि स्टेशन में आई छोटी लड़की उसका करियर बर्बाद कर सकती है। वो किसी तरह उसे उस रात की असली बातें बताने से रोक लेता है जब उसे वो नग्न लाश मिली थी। हालांकि फोन पर मौजूद औरत जल्द ही उसे उस लड़की को मारने का आदेश देती है, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बजाय वो उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने अपार्टमेंट में पनाह देता है। बाद में वो फोन पर उस औरत से झूठ बोलता है कि उसने उस बच्ची का काम तमाम कर दिया है। 2051 में आयरिस गैब्रियल को हूबहू उसके जैसी एक लाश दिखाती है, लेकिन उसकी बांह पर कोई निशान नहीं होता। जैसे ही वो पास जाता है, लाश तड़पती है और मर जाती है। आयरिस गैब्रियल से चैपल पेरिलस के बारे में पूछती है, लेकिन वो इसमें शामिल होने से इनकार कर देता है। मैनिक्स बताता है कि लाश भविष्य से आए प्रोफेसर डेफो की है और उनकी दुनिया को चैपल पेरिलस से होने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देता है। 2023 में हसन अपने डेटाबेस में हिलिंगहेड नाम ढूंढती है। जब उसे पता चलता है कि वो 19वीं सदी में एक जासूस था, तो वो उस समय के रिकॉर्ड देखने का फैसला करती है। उसे लॉन हार्वेस्ट लेन का एक केस मिलता है, जहां हिलिंगहेड को निशान वाली एक नग्न लाश मिली थी, ठीक वैसी ही जैसी उसे वहां मिली थी। इसके अलावा उसे पता चलता है कि डीएस व्हाइटमैन ने 1941 में वही लाश खोजी थी। 1890 के प्रिंट्स की जानकारी की पुष्टि के लिए एक सहकर्मी से पूछने के बाद वो बताती है कि एक ही इंसान का मर्डर ठीक उसी जगह पर हुआ था। बार्बर हसन को मॉर्ले के कनेक्शन की जांच करने का निर्देश देती है। हसन को पता चलता है कि हार्कर लीगल की स्थापना 1894 में हुई थी। एंड्रयू के काम के इतिहास पर रिसर्च करते समय उसे एक म्यूजिक रिकॉर्डर और पुरानी पेंटिंग्स मिलती है। रिकॉर्डर पर मेपलवुड का जिक्र करने वाली बातचीत सुनने पर एंड्रयू हसन का सामना करता है और ट्यूबों में एक जैसी लाशों से भरा एक कमरा दिखाता है। उसकी पूछताछ से डरकर वो उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और अपनी योजना में उसके सहयोग की उम्मीद करता है। 2051 में आयरिस गैब्रियल के एक लेक्चर में शामिल होती है, जहां वो डॉइच पार्टिकल के संबंध में नेकेड सिंगुलैरिटी के सिद्धांत के बारे में बात करता है। उसके आधार पर आयरिस उसे यह मानने पर मजबूर करती है कि सैद्धांतिक रूप से टाइम ट्रैवल मुमकिन है और उससे उसके मरे हुए हमशक्ल के बारे में बात करती है। वो उससे खुद को सुरक्षित रखने का अनुरोध करता है क्योंकि वो लाश जैसा अंजाम नहीं चाहता। वो उसे वापस अपने अपार्टमेंट ले आती है, जहां वे अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें करते हैं और उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है।
जब वो बाथरूम जाता है तो उसकी पड़ोसन अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए अंदर आती है। आयरिस को शक होता है कि गैब्रियल भाग गया है, लेकिन वो उसे अपनी पड़ोसन से टेजर गन का झटका खाते हुए पाती है। पता चलता है वो चैपल नाम के एक ग्रुप के साथ एक मिशन पर थी। 1890 में हिलिंगहेड ऐश के साथ रात बिताकर घर लौटता है, जिसके लिए अपनी भावनाओं को वो काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेटी पॉली अपनी जिंदगी की एक रोमांचक खबर सुनाती है, जिससे हिलिंगहेड उसे एक पेंडेंट तोहफे में देता है, जिसमें उसकी, शार्लेट और पॉली की तस्वीरें लगी हैं। पुरानी यादों में खोए हुए उसे अपनी जेब में बार्बर का चश्मा मिलता है, जिससे यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब 1941 में व्हाइटमैन को हाल के मर्डर के संदिग्धों पर शक होने लगता है और वो एस्थर को अपने अपार्टमेंट में छिपाने का फैसला करता है। एक धमाके के बाद वो उसे बचाता है और उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से होती है। रहस्यमयी ढंग से वो व्हाइटमैन का नाम जानती है और एस्थर को एक पेंडेंट तोहफे में देती है और रहस्यमयी ढंग से कहती है, जान लो कि तुम्हें प्यार किया जाता है, और फिर भीड़ में गायब हो जाती है। 2023 में बार्बर हसन को एंड्रयू के बेसमेंट से बचाता है, लेकिन उसे जांच जारी रखने से मना कर देता है। इस बीच हसन का सहकर्मी पुष्टि करता है कि 1890 के प्रिंस इलियास मैनिक्स से मेल खाते हैं। हसन को पता चलता है कि जवान इलियास के प्रिंस जूलियन हार्कर से मेल खाते हैं। उनके कनेक्शन की जांच करते हुए हसन को इलियास की असली मां सारा के बारे में पता चलता है। उससे मिलने पर हसन को पता चलता है कि बार्बर इलियास का असली पिता है। ये जानकर कि हसन को सब पता चल गया है, बार्बर इलियास को लेकर गायब हो जाता है। हसन को बार्बर के अपार्टमेंट में एक चाबी और एक नोट मिलता है, जिससे वो एक रिकॉर्ड चलाती है, जिसमें इलियास उनकी उलझी हुई किस्मतों के बारे में बात करता है। वो यकीन दिलाता है कि वे फिर मिलेंगे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच के संबंधों को दर्शाता है। 2051 में आयरिस और गैब्रियल की पड़ोसन उसे चैपल की शहर हसन से मिलाने ले जाती है। हसन आयरिस को डराती है और बताती है कि वो उन 4 जासूसों में से एक है जिन्हें लॉन्ग हार्वेस्ट गली में लाश मिली थी। वो 15 साल के इलियास मैनिक्स की एक तस्वीर दिखाती है और दावा करती है कि उसने एक विनाशकारी बम धमाका किया था। उसकी रिसर्च के मुताबिक 2050 के दशक का मैनिक्स 1890 में लौटता है ताकि एक पंथ बना सके और घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर सके जिससे उसका छोटा रूप एक बम धमाका कर दे। हसन का मकसद मैनिक्स के टाइम लूप को रोकना है और वो बताती है कि उसने एक रिकॉर्डिंग में उसे मेपलवुड के बारे में बात करते सुना है। 2023 में हसन की बातों के बावजूद आयरिस को यकीन नहीं होता। थ्रोट को देखकर वो हैरान रह जाती है। गैब्रियल बताता है कि मैनिक्स इसका इस्तेमाल अतीत में जाने के लिए करता था। हसन मानती है कि लूप को रोकने की उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। हसन से असहमत होकर आयरिस अपने ग्रुप को धोखा देती है और मैनिक्स को सचेत कर देती है। वे बाहर निकल जाते हैं जबकि मैनिक्स थ्रोट का इस्तेमाल करके एक बम धमाके की योजना बनाता है। 1941 में व्हाइटमैन कैलोवे के सामने कजिन्स को फंसाने की बात कबूल करता है, जो एस्थर का केस फिर से खोल देता है। व्हाइटमैन ये पता लगाने के लिए कॉल्स पर नजर रखता है कि उस बुजुर्ग औरत को एस्थर के बारे में कैसे पता चला। कैथलीन को जान लो कि तुम्हें प्यार किया जाता है दोहराते हुए सुनकर व्हाइटमैन को हार्कर एंड कंपनी नाम के एक बैंक के प्राइवेट स्विच बोर्ड से एक कनेक्शन का पता चलता है। जैसे ही व्हाइटमैन बैंक पहुंचता है, वो उस बुजुर्ग औरत को देखता है, उसे अगवा कर लेता है और उससे गली में हुए मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। आखिरकार कैलोवे वहां व्हाइटमैन और पॉली दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचता है, लेकिन ऑफिसर हेडन उसे पॉली को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो कैलोवे को मार देता है और पॉली को अपनी मां कहकर बुलाता है। 1890 में हिलिंगहेड हार्कर से उस मर्डर से उसके कनेक्शन का खुलासा करने के लिए सवाल करता है, क्योंकि उसे कोठरी के पीछे देखा गया था। हार्कर कहता है कि वो वहां एक चमत्कार देखने का इंतजार कर रहा था। हिलिंगहेड को इस मामले की जांच करने से रोकने के लिए वो ऐश के साथ उसके समलैंगिक रिश्ते का खुलासा करने की धमकी देता है, जो उस समय गैर कानूनी था। 2023 में हसन अपने सीनियर्स को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है और अपनी जांच के नतीजे बताती है। डीसीआई बार्बर हार्कर का परपोता था और इलियास उसका बेटा है, लेकिन अधिकारी इलियास की बम धमाके की चेतावनी को एक अफवाह मानते हैं। उसे शक होता है कि चाबी एक लोकल बैंक के नीचे किसी जगह की है। एक कर्मचारी उसे एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में ले जाता है, जहां वो अनजाने में बम को एक्टिवेट कर देती है। फोन लाइन के दूसरी तरफ बार्बर कुछ जरूरी जानकारी देता है, जिससे हसन तुरंत इलियास को रोकने निकल पड़ती है, जिसके पास बम का ट्रिगर है। इस बीच बार्बर इलियास को उसके सपने पूरे करने के लिए बम फोड़ने के लिए मनाता है। जब हसन वहां पहुंचती है तो वे सब 1941 से मैनिक्स की आवाज सुनते हैं। वो उसे हमेशा ठुकराए जाने के एहसास के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाती है। वो जवान इलियास को 1890 में लौटने और सर जूलियन हार्कर के रूप में अपनी जिंदगी जीने का निर्देश देता है। किस्मत से एक ऑफिसर सही समय पर वहां पहुंचता है और बार्बर को गोली मार देता है। फिर हसन जवान इलियास को ट्रिगर दबाने से रोक लेती है। फिर वो उसे सारा के अपार्टमेंट वापस ले जाती है और उससे उसे वापस रखने की गुजारिश करती है, लेकिन हसन के बार बार कहने के बावजूद सारा उसे ठुकरा देती है।
इस इनकार से वो अपनी भयानक जिंदगी से भागकर यह जानना चाहता है कि उसे प्यार किया जाता है। यहीं से उस लाइन की शुरुआत हुई, जान लो कि तुम्हें प्यार किया जाता है। 2051 में इलियास मैनिक्स के आदमी हसन और डफो को पकड़ लेते हैं और इलियास से उसके कामों के बारे में सवाल करते हैं। इलियास को कोई पछतावा नहीं होता। वो कहता है कि वो अपने जुल्म दोहराएगा और डफो को 1890 में लौटने में मदद करने के लिए मजबूर करता है। जाने से पहले इलियास रहस्यमयी ढंग से आयरिस को उनका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपता है। एक दिलेर कदम उठाते हुए आयरिस इलियास की आंख में गोली मार देती है, जिससे वो अतीत में चला जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके इस सफर की वजह वही थी। इस बीच मैनिक्स 1889 में पहुंचता है और उसे उम्मीद के मुताबिक इलियास के कामों की जानकारी होती है। 1941 में पॉली का बेटा हेडन व्हाइटमैन का सामना 1890 के सबूतों से करता है। हेडन व्हाइटमैन को चुप रहने के बदले उसके जुर्म को दफनाने का सौदा पेश करता है। मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए उत्सुक व्हाइटमैन हेडन के साथ हार्कर हाउस जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि व्हाइटमैन पासा पलट देता है, हेडन का गला घोंट देता है और पॉली और हार्कर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। एस्थर की मौत का बदला लेने के लिए व्हाइटमैन अपनी गिरफ्तारी से पहले उन दोनों को गोली मार देता है। 1890 में हिलिंगहेड ऐश को अपने बचाव के बारे में बताता है और उसे पुलिस के आने से पहले भाग जाने की चेतावनी देता है। घर लौटकर वो अपनी पत्नी के सामने लॉन्घार वेस्ट गली के मर्डर का इल्जाम लेने और ऐश के लिए अपने प्यार की बात कबूल करता है। जल्द ही एक समझौते के तहत पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है। 1889 में इलियास लेडी अगाथा हार्कर को यह विश्वास दिलाता है कि वो उनका बेटा जूलियन है और उनके घर में रहने लगता है। अगले साल उसे लॉन्घार वेस्ट गली में प्रोफेसर डफो की लाश मिलती है। ऐश के आने पर छिपते हुए इलियास की एक तस्वीर खींच ली जाती है। ऐश की हरकतों पर नजर रखते हुए वो पॉली को रिझाना शुरू कर देता है, जिसे एक घायल आंख वाले डफो को दर्शाने वाली पेंटिंग के बारे में पता नहीं होता। हार्कर अपनी योजनाओं के लिए एक खास बैंक को निशाना बनाता है। अपने खिलाफ आपत्तिजनक सबूत मिलने पर वो हिलिंगहेड को धमकी देता है। हिलिंगहेड के एक कत्ल करने के बाद पॉली मदद के लिए हार्कर से गुहार लगाती है। यह कबूल करने पर कि वो भविष्य से है, हार्कर पॉली से शादी करने के लिए घटनाओं में हेरफेर करता है। वो सच छिपाने के लिए हिलिंगहेड की खुदकुशी की झूठी कहानी गढ़ता है। बाद में वो अपने पंथ का खुलासा करता है और पॉली को डफो की लाश दिखाता है, जिसे वो उस पेंटिंग से जोड़ता है जो उसने देखी थी। हार्कर अपना अजीब तर्क समझाता है, उसका अस्तित्व भविष्य की पीढ़ी को जन्म देने पर निर्भर करता है, इसलिए उसने पॉली से शादी की। 18 जुलाई 2053 को डिटेक्टिव मेपलवुड से मैनिक्स के गायब होने के बारे में सवाल किए जाते हैं। वो हसन से अपनी मुलाकात को छिपाती है। घर लौटकर वो सुराग के लिए डफो का बैग खंगालती है। उसे गोली लगने से पहले कहे गए उसके रहस्यमयी शब्द याद आते हैं। उसके लौटने का एहसास होने पर वो 2023 के धमाके को रोकने के लिए हसन की मदद लेती है, जो उसे अपने भाई के घर पर घायल मिलती है। आयरिस डफो को गोली मारने पर पछतावा जताती है और आने वाली तबाही को टालने के लिए हसन की मदद मांगती है। 4 दिन बाद वे गली में लौटते हैं और रोशनी का एक JHLK देखते हैं, जहां उन्हें डफो की लाश मिलती है। सलाह लेने पर हसन का मानना है कि मैनिक्स को जिंदा रहना चाहिए। उसका मन बदलने की कोशिशों के बावजूद आयरिस डफो के अनुभव को दोहराकर मैनिक्स के मन में पछतावा डालने का फैसला करती है और खुद अतीत में चली जाती है। 1890 में आयरिस पास ही छिप जाती है, जबकि हसन और डफो को पता चलता है कि मेपलवुड का नाम हिलिंगहेड से जुड़ा है, जो उसके गवाह होने का संकेत देता है। अतीत में आयरिस हिलिंगहेड की मदद लेती है, लेकिन खुद को उसके साथ जेल में पाती है। कत्ल के बारे में जरूरी जानकारी देते हुए आयरिस उस आदमी को गोली मारने की बात कबूल करती है और हार्कर के भविष्य के जुल्मों का खुलासा करती है। हिलिंगहेड की मदद से वे हार्कर मैनिक्स के टाइम लूप को तोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। अल्फ्रेड हार्कर का सामना करता है और उसका असली नाम लेकर उसे चौंका देता है। वो हार्कर को इलियास कहता है, जिससे वो चौंक जाता है। इससे उसे यह भी एहसास होता है कि हिलिंगहेड उसका सच जानता है। हिलिंगहेड इलियास को यह मानने पर मजबूर करता है कि वो प्यार पाए बिना ही मरेगा। बेसमेंट में पॉली को डफो की लाश मिलती है, वही आदमी जिसे मारने की बात उसके पिता ने कबूल की थी। हार्कर अपने अस्तित्व के लिए उसे प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मना लेता है। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद वो बच्चे को जन्म देती है और हार्कर गुजारिश करता है कि बच्चे को बताया जाए कि उसे प्यार किया जाता है। 1941 में हार्कर अपने कामों पर पछताता है और रिकॉर्ड पर अपने झूठ को सुधारना चाहता है और अपने झूठे अस्तित्व को स्वीकार करता है। जब व्हाइटमैन उसे धमकी देता है तो हार्कर उसे सच बताने वाली एक रिकॉर्डिंग सौंपता है, इस उम्मीद में कि हसन को यह मिल जाए और वो एस्थर समेत कई जानें बचा सके। पीछा किए जाने के बावजूद व्हाइटमैन हेडन के हाथों मरने से पहले लॉन्घार वेस्ट गली में एक और नाम लिखता है और एक निशान छोड़ जाता है।